यूएसए के जो कृषि प्रदेश हैं उन पर हमें बात करनी है। तो अब जो अलग अलग देशों के अनुसार कृषि प्रदेश देखे जाएंगे, उसमें हमें तकनीकों पर, उपागमों पर, इन पर ध्यान नहीं देना है। किस विद्वान द्वारा या किस एजेंसी द्वारा किस देश को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया और उस कृषि प्रदेश की सीमाएं क्या है, कौन सा एरिया उसमें आता है, वहां की कृषि की विशेषताएं क्या है, इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो देश हमारे लिए बनता है वो बनता है कौन सा? यूएसए ही बनता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि प्रदेश। अमेरिका के कृषि प्रदेशों की बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की बात करें तो बेकर ने यूएसए को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। वहीं हमें ड्यूरी की बात करें तो उसने यूएसए को 9 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। इसके अलावा हार्टशॉन और डिकेन की बात करें तो इन्होंने 6 कृषि प्रदेशों में यूएसए को बांटा था। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि विभाग है उसने भी लगभग 12 प्रदेशों में इसका विभाजन किया था। हमें इनमें से किसी भी एक को आधार बनाकर नहीं देखना है, ओवरऑल जो सभी का वर्गीकरण उसके आधार पर यूएसए को हम कितने कृषि प्रदेशों में बांट सकते हैं उसी विवरण को हमें देखना है। तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका के मानचित्र पर विभिन्न कृषि पेटियों का जो अंकन है उसकी बात करेंगे। यूएसए की हम स्थिति देख लें सबसे पहले तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सबसे पहला एरिया हम देखें, उत्तरी भागों से चलें तो झीलों से आसपास से लगता हुआ और यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग में इस तट तक फैला हुआ ये जो कृषि प्रदेश है इस एरिया में पशुपालन किया जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य है दूध और दूध के उत्पाद सप्लाई करना। तो ये जो पट्टी है जिसमें यूएसए की जनसंख्या भी काफी ज्यादा निवास करती है, यूएसए की जनसंख्या का संकेंद्रण एक इस पूर्वी किनारे के साथ आपको मिलता है, इस उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा मिलता है और कुछ एक इन झील तटीय भागों तक भी अधिक लोग निवास करते हैं। तो इस पूरे एरिया में डिमांड भी ज्यादा है और दूसरी बात यहाँ की जो जलवायु है वो भी अनुकूल है इस तरीके के पशुपालन के लिए। तो ये जो प्रदेश है ये तो है किसका? डेयरी फार्मिंग का। डेयरी कृषि का, या हम कह दें पशुपालन, और हो सकता है कि कुछ मात्रा में पशुओं के लिए चारा उत्पादन किया जाए। तो दुग्ध और ये चारा उत्पादन का क्षेत्र है मुख्य रूप से, जिसके अंतर्गत यहाँ पर मिशिगन झील के तटीय इलाके से लेकर नॉर्थ ईस्ट जो यूएसए का भाग है उस तक के राज्य आते हैं, जिनमें यहाँ पर पश्चिमी किनारे से लेकर ही हम चलें तो इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो, आगे चलें विस्कॉन्सिन और फिर नॉर्थ ईस्ट वाले मैनहट्टन, मैसाचुसेट्स और मैन, रोड आइलैंड, ये जो स्टेट हैं इनमें इस तरीके की कृषि का विकास हुआ है। उसके बाद में नीचे आपको फसलों की कुछ स्पष्ट पेटियां देखने को मिल जाती।
ये जो एरिया है इसमें हमें यूएसए की मक्का के उत्पादन का क्षेत्र मिलता है, जिसको हम यूएसए की मक्का पेटी के नाम से जानते हैं। और मक्का पेटी के साथ ही लगता हुआ पश्चिम में जो इलाका है वो शीतकाल में गेहूं के उत्पादन का इलाका है। इसके नीचे की ये जो पट्टी है इसमें मक्का और गेहूं की मिश्रित खेती हमें देखने को मिलती है। और ठीक इसके नीचे चलें तो ये जो पट्टी है ये यूएसए की कपास पेटी है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यूएसए में जो कृषि का स्वरूप है वो इसी एरिया में ज्यादातर फैला हुआ है, जिनमें एक मक्का की स्पष्ट पेटी है, एक कपास की है, ये शीतकाल के गेहूं की पेटी है, ये गेहूं और मक्का की मिश्रित पेटी है। और इस तरफ हम चलेंगे तो यहां पर फिर उत्पादन होता है किसका? गेहूं का। यहां पर गेहूं शीतकाल में पैदा किया जाता है और यहां पर गेहूं बसंत काल में उत्पादित किया जाता है, क्योंकि शीतकाल में इस एरिया में बर्फ पड़ती है और यही एरिया उपयुक्त रहता है, जबकि बसंत काल में यहां बर्फ नहीं गिरती, तो यहां पर भी हम गेहूं का उत्पादन कर लेते हैं। इसके बाद में जो पश्चिम का एरिया है इसमें ज्यादा फिर फसल उत्पादन की संभावनाएं नहीं है। एक हम इसमें ये जो बड़ा क्षेत्र देख रहे हैं ये व्यापारिक पशुपालन और पशुचारण का एरिया है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला भाग है, जिसमें हमें पशुचारण की विशेषता ही देखने को मिलती है। सुअर पालन काफी ज्यादा इस एरिया में किया जाता है और वर्ल्ड में देखा जाए तो सुअर के मांस के सप्लाई का काफी बड़ा केंद्र है कौन? यूएसए, जहां आगे शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी के रूप में भी जानी जाती है। ये जो पश्चिमी किनारा है, इस पश्चिमी किनारे पर कुछ भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि की जाती है। कैलिफोर्निया में हम विशेष रूप से बात करेंगे तो वहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु है दक्षिणी कैलिफोर्निया में, और वहां पर कुछ खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। इस एरिया में हम यूएसए का दक्षिणी तटीय और पूर्वी तटीय भाग देखते हुए चलें तो ये कुछ सब्जी उत्पादन का क्षेत्र है, या शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का, या हम कह दें बागवानी फसलों के उत्पादन की पेटी है। तो कुल मिलाकर पूरे यूएसए में हम कृषि पेटियों की स्थिति देखें तो एक तो डेयरी कृषि का प्रदेश है, उसके नीचे एक मक्का की पेटी है, उसके नीचे एक मक्का और गेहूं की मिश्रित पेटी है, जिसमें खरीफ के मौसम में मक्का उगा लिया जाता है और रबी के मौसम में गेहूं उगा लिया जाता है। इन दोनों पेटियों के पश्चिम में शीतकाल में गेहूं उगाया जाता है और थोड़ा उत्तर में चलेंगे तो इस प्रेरी प्रदेश में बसंत काल में गेहूं उगाया जाता है। इनके दक्षिण में जहां ज्यादा वर्षा होती है वहां पर कपास की पेटी है, जो कि ठीक ठीक इस खाड़ी के तट से थोड़ी दूर है, क्योंकि खाड़ी के इस तट पर वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है और ज्यादा वर्षा कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि यहाँ पर इस किनारे पर 150 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। वहां से लेकर हम आगे ये कपास की कृषि का प्रदेश देखते हैं। ये गेहूं, कपास, ये जो पेटियां हैं इनमें पश्चिम की ओर यदि हम इनका सीमांकन करें तो वैसा हमने एक स्पष्ट जैसी सीमा खींची है, ऐसी तो नहीं है, थोड़ी आगे पीछे है। तो लगभग 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है उसके इधर ही ज्यादातर ये फसलें उत्पादित की जाती हैं। इन कृषि पेटियों की इस तरफ पूर्व में जो सीमा निर्धारित होगी वो एक पर्वत से निर्धारित हो रही है जिसका नाम है अपलेशियन। अपलेशियन से आगे चलेंगे तो ये जो तटीय भाग है ये पूरा वैसे औद्योगिक है, कृषि कार्यों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। बंदरगाह और आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर काफी ज्यादा आपको औद्योगिक कार्य ही देखने को मिलते हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न कृषि पेटियों की स्थिति है। इन कृषि पेटियों की स्थिति में आपको कई बार इनका सीमांकन पूछा जाता है, इनका कौन कौन से राज्यों में विस्तार है, इस तरीके की बातें पूछ ली जाती हैं।
कौन सी वर्षा रेखा इसकी कौन सी सीमा का निर्धारण करती है, ऐसी कुछ चीजें हमें इन पेटियों के संदर्भ में पूछी जाती हैं। और बहुत बड़े कोई ज्यादा गहराई से आपको ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर अधिकतम गहराई का प्रश्न ये हो सकता है, आपको किसी कृषि पेटी के बारे में पूछ लिया कि इसका विस्तार निम्न में से किस राज्यों में है या किस राज्य में नहीं है, तो ये एक वैसे हमारे लिए थोड़ा कठिन कार्य हो गया, क्योंकि दूसरे देश का मामला है। भारत में तो यदि पूछें तो हमें हर स्टेट का ध्यान है कि कौन सा कहां पर है, लेकिन आप इसको अलग अलग टॉपिक्स में यूएसए के स्टेट के अनुसार हम इसके आर्थिक संसाधनों को, कृषि को, उद्योग को, इनमें देखें तो बहुत सारे जो स्टेट हैं उनकी हमें स्थिति क्लियर हो जाती है कि कौन सा स्टेट किस साइड में। ये काम हमें विश्व के सभी देशों के लिए नहीं करना होता है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा कठिन कार्य भी हो गया। यूएसए, कनाडा, इसके अलावा ब्रिटेन, चाइना, रसिया, जापान, ये कुछ 4-5 बड़े देश हैं जिनके बारे में आपको इनके अलग अलग एरिया, इनके जो प्रोविंस है, स्टेट है, उनकी जानकारियां होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट किस तरफ है और उसमें कौन सी पेटी का विस्तार हो सकता है। एग्जामिनर आपको किसी कृषि पेटी का विस्तार निम्न में से किस जिले में नहीं है या किस जिले में है, इस तरीके का यदि प्रश्न करेगा तो वो किस राज्य में है, तो वो ऐसा राज्य आपको देगा जो इस पेटी से काफी दूर हो। आसपास का राज्य देते ही तो उसमें थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि इसमें भी तो इस फसल का उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए उसको मक्का पेटी के बारे में पूछना है, तो वो स्टेट यदि पूछेगा तो मक्का पेटी के कुछ स्टेट देकर या तो कोई कपास पेटी का दे देगा या फिर इस तटीय भाग का देगा, ताकि वहां पर आपको वैसी कृषि का स्वरूप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। आसपास के इन्हीं में ही अगर दे दिया गया तो हमने कोई जरूरी नहीं कि ये जो बाउंड्री खींच दी है मक्का इसी के अंदर उत्पादित होगी, इसके आसपास के क्षेत्रों में भी मक्का होती है। जैसे आपने राजस्थान के लिए कह दिया कि राजस्थान में मक्का, दक्षिणी राजस्थान में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में होती है, लेकिन सीकर में भी तो हो सकती है और उगाते भी हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ मान लो नहीं है मक्का पेटी, लेकिन उगाई तो जा सकती है और आसपास के जिलों में भी उगाई जाती है। तो ऐसी स्थिति के कारण आसपास के राज्य हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। ऐसा प्रश्न यदि एग्जामिनर करता है तो आपको पर्याप्त दूरी का राज्य ऑप्शन में दिया जाएगा। तो आप पहला हेडिंग डालिए, विश्व के कृषि प्रदेशों में संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि प्रदेश। लिखिए पहला बिंदु, संयुक्त राज्य अमेरिका को बेकर ने 13 कृषि प्रदेशों में ड्यूरी ने 9 कृषि प्रदेशों में हार्टसॉन व डिकेन ने 6 कृषि प्रदेशों में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने 12 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। 12 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है।
आगे लिखिए, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न कृषि प्रदेश, निम्न कृषि प्रदेश स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। निम्न कृषि प्रदेश स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। अब इनमें यूएसए के कृषि प्रदेशों में वैसे अलग अलग विद्वानों ने 13 12 कई किए, लेकिन 9 प्रदेश आपको स्पष्ट रूप से दिख सकते हैं। उनमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से, डेयरी कृषि प्रदेश की। पहला लिखिए, डेयरी कृषि प्रदेश। डेयरी कृषि प्रदेश की यदि स्थिति देखें तो महान झीलों के तटीय भागों से लेकर यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग तक है, यानी उत्तरी व उत्तरी पूर्वी भागों में ये फैला हुआ है, जहां पर दुग्ध के लिए पशुपालन किया जाता है और पशुओं के लिए कुछ चारा भी उगाया जा सकता है। इस पेटी में आपको यहां पर इस झील तटीय भागों में पश्चिम की ओर से चलें तो मिनेसोटा से लेकर मिशिगन, इलिनॉइस, इंडियाना, विस्कॉन्सिन, ओहियो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ये सब जो स्टेट है इनका कुछ हिस्सा इसमें मिलता है। हालांकि ये जो स्टेट हम देख रहे हैं इनका उत्तरी हिस्सा तो इस डेयरी पेटी में है, लेकिन इन्हीं राज्यों का दक्षिणी भाग है वो किसमें है, मक्का पेटी में। तो जो राज्य आप इस डेयरी पेटी में देख रहे हैं वो राज्य मक्का पेटी के अंतर्गत भी आते हैं। इन राज्यों के उत्तरी भागों में डेयरी पशुपालन किया जा रहा है, इनके दक्षिणी भागों में हमें मक्का का उत्पादन देखने को मिलता है। तो लिखिए डेयरी पेटी के बारे में, यह है यूएसए के उत्तरी पूर्वी भागों में विस्तृत है, जो महान झीलों के तट से लेकर, जो महान झीलों के तट से लेकर अटलांटिक के तट तक है, अटलांटिक के तट तक है। आगे लिखिए, इसके अंतर्गत यूएसए के मिनेसोटा, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, आदि राज्य आते हैं। तो इस किनारे से हम यहां से चलेंगे, मिनेसोटा, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इलिनॉइस, इंडियाना,
और ओहियो, आगे चलेंगे तो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, इस तटीय भाग तक ये सारे स्टेट आते हैं। इनके उत्तर में जो थोड़ा सा भाग है यहाँ वाला, वो पूरी तरीके से थोड़ा औद्योगिक रूप से विकसित है, वहां पर उद्योग ज्यादा है। तो पशुपालन का ये एरिया आपको इस तटीय भाग में देखने को मिल जाता है। सेंट लॉरेंस नदी के सारे हम चलेंगे तो इस एरिया में काफी ज्यादा डेयरी पशुपालन हुआ है। लिखिए, इस कृषि प्रदेश में दुग्ध हेतु बड़े पैमाने पर गायों का पालन किया जाता है। तथा कुछ मात्रा में चारा उत्पादन भी किया जाता है। चारा उत्पादन भी किया जाता है। तो ये तो स्थिति हुई कौन सी पेटी की? डेयरी कृषि प्रदेश की, जिसमें मिनेसोटा, मिशिगन, इलिनॉइस, विस्कॉन्सिन, इंडियाना, ओहियो, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ये स्टेट आते हैं। इसके बाद में इस पेटी के समानांतर दक्षिण में अगली जो पेटी फैली हुई है उसका नाम है क्या? मक्का पेटी, जो यहां पर इन्हीं राज्यों के कुछ दक्षिणी भागों में, जिनमें इंडियाना, इलिनॉइस, ओहियो, इनका दक्षिणी भाग है, नेब्रास्का है, इसके अलावा केंटुकी है, इन राज्यों में इसका विस्तार है मक्का पेटी का। और मक्का पेटी में हम देखें तो मक्का के उत्पादन के लिए हमें जो उत्पादन की दशाएं चाहिए उसमें पाला गिरने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसके उत्तरी किनारे पर हमें कम से कम ऐसे 140 दिन चाहिए, लगभग 4 महीनों का हमें समय चाहिए जब इसमें पाले की स्थिति ना बने। तो इन 140 पाला रहित दिनों से हम इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण में देखा जाए तो इसके नीचे फिर मक्का और गेहूं की मिश्रित पेटी भी है। तो दक्षिण में मक्का का उत्पादन हम वहां तक कर लेते हैं जहां तक पाला रहित दिनों की संख्या 200 तक होती है। तो दक्षिण में 200 दिन पाला रहित जो होते हैं उससे हम इसकी सीमा का निर्धारण कर लेते हैं, और 200 दिन पाला रहित होते हैं उससे नीचे के भाग में आपको फिर कपास मिलती है, क्योंकि कपास के लिए न्यूनतम 200 दिन ऐसे होने चाहिए जब पाला नहीं गिरे, यानी 200 से ज्यादा चाहिए। तो ऊपर वाले हिस्सों में 200 से ज्यादा दिन ऐसे नहीं है जब पाला नहीं गिरता हो, जबकि दक्षिण में ऐसे भाग आपको मिल जाते हैं। इसलिए कपास दक्षिण में है और मक्का थोड़ी उत्तर में है। दोनों के लिए पाला हानिकारक है, लेकिन कपास के पकने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और मक्का में कम लगता है। तो कपास लंबे समय तक आपको रखना पड़ता है, तब तक पाले की स्थिति बन जाती है। इसलिए ऊपरी भागों के बजाय हमने इसको थोड़ा दक्षिण में शिफ्ट किया हुआ है और मक्का को उत्तरी भागों में शिफ्ट किया हुआ है। पूर्व में इसका सीमांकन होता है वो अपलेशियन पर्वत श्रेणी से किया जाता है, और पश्चिम में लगभग 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है वो इस मक्का पेटी के निर्धारण करती है। तो चारों तरफ से इसका सीमांकन यदि देखा जाए तो उत्तर में 140 पाला रहित दिन, दक्षिण में 200 दिन पाला रहित, और पूर्व में देखा जाए तो कौन सा? अपलेशियन पर्वत, और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, इनके बीच में मक्का पेटी फैली हुई है। इस मक्का पेटी में पूरे यूएसए का आधे से ज्यादा मक्का यहीं से आपको प्राप्त होता है। बाकी अन्य भागों में भी है, मक्का और गेहूं की जो मिश्रित पेटी है उससे भी मिलता है, और बाकी अन्य प्रदेशों में भी थोड़ा बहुत मक्का खरीफ के टाइम में उगा लिया जाता है। जैसे हमने यहाँ वाली इन पेटियों की बात कर ली, तो ऐसा नहीं है कि इनमें बिल्कुल भी मक्का नहीं हो, ये भी उगा सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में मक्का के प्रोडक्शन में यूएसए सबसे आगे है, इसलिए आपको मक्का पेटी का प्रश्न ही परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा
जाता है कि ये कहाँ पर है, कौन से राज्यों में फैली हुई है। तो राज्यों की भी स्थिति देखें तो आपने जो डेयरी कृषि पेटी में राज्यों के नाम देखे हैं, उन्हीं राज्यों के दक्षिणी भागों में आपको मक्का का उत्पादन देखने को मिलेगा। ये जो मक्का उत्पादित की जा रही है, इसका अधिकतर उपभोग किया जाता है सुअरों के लिए। तो वैसे देखा जाए तो मक्का के उत्पाद बनाने के भी काम आती है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसकी जो खपत होती है इस मक्का की, वो सुअरों को खिलाने में होती है। और सुअरों के लिए मक्का एक प्रमुख भोजन है वहां पर, जिसके कारण उनकी वृद्धि अच्छी होती है और ज्यादा मांस उनमें बनता है। तो मांस के लिए सुअर पालन बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस पेटी में, इसके आसपास के भागों में हो ही रहा है। तो उनका जो मुख्य खाद्य है वो है ये मक्का। अब लोगों तक ज्यादा मात्रा में पहुंचता है सुअर का मांस, और उसी के माध्यम से उनका मक्का का पोषण भी पहुंच जाता है। तो ऐसा इसके बारे में कहा जाता है कि विश्व के विभिन्न भागों तक ये मक्का सुअरों के माध्यम से पहुंचती है। तो ये जो कॉर्न है ये हॉग्स के माध्यम से वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, विशेषकर ठंडे प्रदेशों में जहां पर सुअर का मांस खाया जाता है, जिनमें यूरोप का उत्तरी भाग है वो सबसे ज्यादा है। तो वहां पर ये सारा का सारा मक्का जो शिफ्ट हो रहा है वो सुअरों के माध्यम से ही हो रहा है, ऐसा माना जाता है। लिखिए दूसरी पेटी, मक्का पेटी। लिखिए इसके सामने यह है डेयरी कृषि प्रदेश के दक्षिण में, डेयरी कृषि प्रदेश के दक्षिण में समानांतर रूप से फैली हुई है समानांतर रूप से फैली हुई है। आगे लिखिए इस पेटी के अंतर्गत नेब्रास्का, केंटुकी, इलिनॉइस, इंडियाना व ओहियो राज्यों का क्षेत्र आता है। सीमांकन की यदि हम बात करें तो वैसे तो अटलांटिक तट तक है ये, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर बीच में पर्वत आ जाता है। उसके बाद में हमें ज्यादा इसकी स्थितियां देखने को नहीं मिलती। तो पूर्व में इसका सीमांकन अपलेशियन पर्वत और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा करती है। लिखिए यह पेटी पूर्व में अपलेशियन पर्वत तक फैली है तथा पश्चिम में 50 सेमी की समवर्षा रेखा 50 सेमी की समवर्षा रेखा इसकी सीमा निर्धारित करती है।
50 सेमी की समवर्षा रेखा इसकी सीमा निर्धारित करती है। पाले की स्थिति देखें तो लगभग इसको 4 महीने तक ऐसा मौसम चाहिए जिसमें पाले की स्थिति नहीं बने। तो वैसे हो तो इसके ऊपर भी सकता है, लेकिन लगभग 140 दिन हमें ऐसे चाहिए जब पाले की स्थिति नहीं बने। बाकी 120 दिन हो तो भी वहां पर भी मक्का उत्पादित वैसे किया जाता है। पूरी तरीके से इस पेटी का सीमांकन देखा जाए तो वो 140 दिनों से। दक्षिण में ऐसा नहीं है कि 200 दिन से ज्यादा पाला रहित होंगे वहां मक्का का उत्पादन नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन दक्षिण में ये पेटी वहां तक फैली है जहां पर लगभग 200 दिन आपको ऐसे मिल जाते हैं जब पाला नहीं गिर रहा हो। बाकी इसमें अधिकतम दिनों की कोई लिमिट नहीं है, चाहे पूरे साल भर 365 दिन ही पाला नहीं गिरे तो भी वहां पर मक्का का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये वैसे कोई ये दिनों की संख्या यहां पर सीमा निर्धारित नहीं कर रही है, लेकिन दक्षिण में इसकी जो सीमा निर्धारित हो रही है उसके सहारे हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि 200 से ज्यादा दिन आपको ऐसे मिल रहे हैं जब पाला नहीं गिर रहा। उत्तर में ये स्थिति आपको जरूर सीमांकित करने का प्रयास करती है। तो लिखिए, इस पेटी की उत्तरी सीमा इस पेटी की उत्तरी सीमा 140 पाला रहित दिनों की संख्या से 140 पाला रहित दिनों की संख्या से निर्धारित होती है तथा इसके दक्षिणी भाग में 200 दिन पाला रहित 200 दिन पाला रहित होते हैं। दक्षिणी भाग में 200 दिन पाला रहित होते हैं। मक्का पेटी में जो उत्पादन की हम बात करें तो अधिकांश पूरे वर्ल्ड का मक्का इसी पेटी में उत्पादित किया जाता है, और खपत में अगर देखा जाए तो अधिकांश खपत है किसके रूप में? शुगर के रूप में। तो लिखिए, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है तथा यहां भी सर्वाधिक मक्का इस मक्का पेटी में ही उत्पादित की जाती है। यहां भी सर्वाधिक मक्का इस मक्का पेटी में ही उत्पादित की जाती है। आगे लिखिए, यहां से उत्पादित मक्का अधिकतर सूअरों को खिलाने के काम आती है। सूअरों को खिलाने के काम आती है। और इसके थोड़ा हम पश्चिम में चलेंगे तो वैसे इसके साथ साथ में भी सूअर पालन किया जाता है, और पश्चिम में जो पशुपालन पेटी है उसमें आपको स्पष्ट रूप से सूअर का पालन मिलता ही है। तो लिखिए नीचे, मक्का उत्पादन के क्षेत्रों के साथ साथ
मक्का उत्पादन के क्षेत्रों के साथ साथ सूअर पालन भी किया जाता है। सूअर पालन भी किया जाता है तथा इस पेटी के पश्चिम में सूअर पालन का प्रदेश भी स्थित है। सूअर पालन का प्रदेश भी स्थित है। अब मक्का पेटी के ही साथ लगता हुआ जो इलाका है उसके दक्षिण की पट्टी, उसमें हम दोनों अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलों का उत्पादन ले लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये पूरा विस्तार तो मक्का पेटी का ही है, लेकिन मक्का पेटी का दक्षिणी भाग है, उसमें शीत ऋतु के टाइम हम गेहूं का उत्पादन भी कर लेते हैं। तो ये जो इसकी दक्षिण वाला भाग है ये मक्का पेटी का, ये मक्का और गेहूं की मिश्रित पेटी के नाम से जाना जाता है। लिखिए तीसरी पेटी, मक्का व गेहूं की मिश्रित पेटी। लिखिए यह है मक्का पेटी के दक्षिण में, यह है मक्का पेटी के दक्षिण में समानांतर रूप से फैली हुई है। समानांतर रूप से फैली हुई है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में मक्का का उत्पादन किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मक्का का उत्पादन किया जाता है तथा शीत ऋतु में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। शीत ऋतु में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस पेटी के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उनमें हम यहां से देखें तो मक्का पेटी के दक्षिणी मिसौरी, कंसास, टेनेसी और वर्जीनिया तक का ये जो भाग आता है उसमें एक पट्टी के रूप में फैली हुई है। तो लिखिए इसके अंतर्गत यूएसए के मिसौरी, कंसास, टेनेसी, वर्जीनिया आदि राज्य आते हैं। इस पेटी के नीचे हम चलेंगे तो अगला जो हिस्सा है
वो समानांतर रूप से अगली पेटी के रूप में आपको मिलता है कपास उत्पादन का क्षेत्र। तो इसके ठीक दक्षिण में जो पेटी है वो है किसकी? कपास की पेटी। कपास पेटी का विस्तार यूएसए के दक्षिणी भागों में मेक्सिको की खाड़ी के तट से थोड़ा सा हटकर है और मक्का और गेहूं की जो मिश्रित पेटी है उसके ठीक दक्षिण में है। इस एरिया में जो बड़े राज्य हैं उनमें टेक्सास है, इसके अलावा लुइसियाना है, मिसिसिपी है। ये जो बड़े राज्य हैं इनमें इस कपास पेटी का विस्तार है। उत्तरी सीमा इसकी 200 पाला रहित दिनों की संख्या से निर्धारित होती है, यानी कपास के उत्पादन के लिए आपको कम से कम 200 दिन ऐसे चाहिए जिनमें पाला नहीं गिरता, और उसके नीचे के भागों में आपको पाला गिरने की स्थिति मिलती भी नहीं है। यहां पर इसकी दक्षिणी सीमा पर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। थोड़ा तट की तरफ और चलेंगे तो वर्षा की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए तट वाले भागों में हम कपास का उत्पादन नहीं करते हैं, तट से थोड़ा सा दूर हटकर करते हैं। पूर्व में इसी तरीके से इसका सीमांकन करता है अपलेशियन पर्वत, और पश्चिम में यह सीमांकित होती है फिर से 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से। तो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा और अपलेशियन पर्वत के बीच स्थित है। दक्षिण में 150 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा और उत्तर में 200 दिन पाला रहित हैं, उनके बीच में इस पेटी का विस्तार हमें देखने को मिलता है। लिखिए अगली पेटी, कपास पेटी। लिखिए यह है मक्का व गेहूं की मिश्रित पेटी के, यह है मक्का व गेहूं की मिश्रित पेटी के दक्षिण में समानांतर रूप से मेक्सिको की खाड़ी तटीय राज्यों में फैली हुई है। राज्यों की स्थिति देखें तो इस एरिया में जो बड़े राज्य हैं उनमें एक तो है कौन सा? टेक्सास है, एक है मिसिसिपी नदी भी यहीं से होकर मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। उसके अलावा है लुइसियाना, और इस किनारे की ओर चलेंगे तो इधर है कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना। इन राज्यों में इस पेटी का विस्तार है। लिखिए यह पेटी टेक्सास, मिसिसिपी, लुइसियाना, उत्तरी कैरोलिना व दक्षिणी कैरोलिना आदि राज्यों में फैली हुई है। आगे लिखिए इसकी पूर्वी सीमा पर अपलेशियन पर्वत है। पूर्वी सीमा पर अपलेशियन पर्वत है तथा पश्चिमी सीमा
पश्चिमी सीमा 50 सेमी की समवर्षा रेखा से 50 सेमी की समवर्षा रेखा से निर्धारित होती है। 50 सेमी की समवर्षा रेखा से निर्धारित होती है। उत्तरी सीमा पर हमें वर्षा की मात्रा के बजाय, क्योंकि वर्षा तो इस एरिया में आपको वैसे ही 100 से 150 सेंटीमीटर तक मिल जाती है, पाला रहित दिनों की संख्या से हम इसकी उत्तर में सीमांकन करते हैं। ज्यादा उत्तर तक इसको इसलिए नहीं ले जा सकते, वर्षा की स्थितियां उत्तर में आपको अनुकूल मिलती हैं, लेकिन फिर पाले की स्थितियां अनुकूल नहीं है। तो अगला बिंदु लिखिए, इसकी उत्तरी सीमा उत्तरी सीमा 200 पाला रहित दिनों की संख्या से 200 पाला रहित दिनों की संख्या से निर्धारित होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 200 पाला रहित दिन मक्का पेटी और कपास पेटी को अलग करने का काम करते हैं। लिखिए, अतः 200 पाला रहित दिनों की संख्या 200 पाला रहित दिनों की संख्या मक्का व कपास पेटी के बीच सीमांकन करती है। दक्षिण में जो हम इसकी बाउंड्री निर्धारित करेंगे वो खाड़ी तटीय भागों में अधिक वर्षा होने के कारण तट से थोड़ा हटकर 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा जहां पर होती है वहां से हम निर्धारित करेंगे। लिखिए, इस पेटी की दक्षिणी सीमा 150 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से 150 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से निर्धारित होती है। क्योंकि इसके दक्षिण में खाड़ी तटीय भाग में अधिक वर्षा होती है जो कपास की कृषि हेतु उपयुक्त नहीं है। कपास की कृषि हेतु उपयुक्त नहीं है। कपास की पेटी के बाद में हम कपास पेटी के उत्तर में चलें और मक्का पेटी की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के सहारे देखा जाए तो यूएसए के मध्यवर्ती भाग में आपको यहां पर गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है, लेकिन ये गेहूं का उत्पादन होता है कौन सी ऋतु में? शीतकाल में। अर्थात शीतकाल में ये एरिया ऐसा है जिसमें गेहूं का प्रोडक्शन किया जा सकता है। उत्तरी भागों में गेहूं का प्रोडक्शन संभव नहीं है। तो इस पेटी को हम नाम ही दे देते हैं कौन सी? शीतकालीन गेहूं की पेटी।
क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें शीतकाल में भी हिमपात नहीं होता है। यहीं पर मिसौरी से लेकर हम चलेंगे तो अरकनसास, ओक्लाहोमा, ये जो एरिया है, इस एरिया में हमें शीत ऋतु में पर्याप्त गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है। और इस गेहूं उत्पादन की पेटी में भी देखा जाए तो इसके पश्चिम में जो वार्षिक वर्षा की मात्रा है वो 35 सेंटीमीटर तक हो जाती है। पूर्व में हम देखें तो फिर भी वार्षिक वर्षा की मात्रा आपको कितनी 50 तक मिलती है, लेकिन पश्चिम में 35 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 35 और 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखाओं के बीच में इसकी स्थिति मिलती है। लिखिए, शीतकालीन गेहूं की पेटी। लिखिए, यह है मक्का पेटी के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसके अंतर्गत मिसौरी, कंसास, अरकनसास, ओक्लाहोमा, आदि राज्य आते हैं। आगे लिखिए, इस क्षेत्र में शीतकाल में हिमपात नहीं होता है। शीतकाल में हिमपात नहीं होता है, इसलिए गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। आगे लिखिए, इस पेटी के पूर्वी किनारे पर 50 सेमी वार्षिक वर्षा, 50 सेमी वार्षिक वर्षा तथा पश्चिमी किनारे पर 35 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा होती है। इसी पेटी में हम चलते जाएं तो इसका जो उत्तरी भाग है उसमें शीतकाल में हिमपात होने लग जाता है। तो जहां तक हिमपात नहीं होता है वहां तक शीतकाल में हम गेहूं उगाते हैं। उसके आगे जहां शीत ऋतु में बर्फ गिरने लग जाती है वहां पर फिर शीत ऋतु में हम फसल उत्पादन नहीं करते हैं। फिर हम बसंत काल में यहाँ पर गेहूं का उत्पादन कर लेते हैं, क्योंकि जैसी स्थितियां शीतकाल में इस पेटी में रहती हैं वैसी बसंत काल में इस पेटी में आ जाती हैं। यह महान झीलों के पश्चिम का क्षेत्र है जिसको हम प्रेरी मैदान भी कहते हैं। तो इस प्रेरी मैदान में हमें गेहूं की कृषि देखने को मिलती है, और वो भी कौन से काल की?
बसंतकालीन। बसंतकाल की इस गेहूं की पेटी में गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ये अर्ध शुष्क और उपजाऊ मिट्टी वाला शीतोष्ण घास का मैदानी प्रदेश है, प्रेरी प्रदेश, इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और इस पूरे प्रेरी एरिया को हम गेहूं के लिए ब्रेड बास्केट के नाम से भी जानते हैं, रोटी की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। इस पेटी का विस्तार आगे चलकर कनाडा में भी है। कनाडा का भी ये प्रेरी प्रदेश है। ये बसंत काल के गेहूं के उत्पादन की पेटी के रूप में जाना जाता है। तो पूरा एरिया एक साथ ही फैला हुआ है। इसमें से कुछ भाग आ गए यूएसए में और कुछ भाग है किसमें, कनाडा में। तो वहां पर भी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। इस एरिया में राज्यों की स्थिति देखें तो यहाँ मिनेसोटा है, इसके अलावा नॉर्थ डेकोटा और साउथ डेकोटा है, मोंटाना है। इन राज्यों का हिस्सा है जो इस बसंत काल की गेहूं की पेटी में आता है। इधर झीलों के किनारे से हम चलेंगे तो यहाँ पर मिनेसोटा, जिसके कुछ भाग में इधर डेयरी पशुपालन आपने देखा था। उसके बाद में नॉर्थ और साउथ डकोटा है। और उनसे पश्चिम में चलेंगे तो फिर है कौन सा राज्य, मोंटाना। इस एरिया में ये आपको बसंतकालीन गेहूं की पेटी मिलती है। लिखिए अगली, बसंतकालीन गेहूं की पेटी। लिखिए यह है शीतकालीन गेहूं की पेटी के, शीतकालीन गेहूं की पेटी के उत्तर में, शीतकालीन गेहूं की पेटी के उत्तर में तथा महान झीलों के पश्चिम में स्थित है। पश्चिम में स्थित है। आगे लिखिए यह क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेरी घास के मैदान के नाम से, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेरी घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेरी घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे लिखिए इस क्षेत्र में शीतकाल पात होता है। शीतकाल में हिमपात होता है, इसलिए फसल उत्पादन नहीं किया जाता है। फसल उत्पादन नहीं किया जाता है। तथा बसंत काल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बसंत काल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और प्रेरी प्रदेश के लिए हम अत्यधिक गेहूं उत्पादन के कारण नाम लेते हैं क्या, ब्रेड बास्केट। लिखिए प्रेरी प्रदेश को अत्यधिक गेहूं उत्पादन के कारण विश्व की रोटी की टोकरी
विश्व की रोटी की टोकरी, या ब्रेड बास्केट के नाम से, ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। अधिकतर जो है यहाँ पर कृषि का स्वरूप है वो व्यापारिक प्रकार का ही है। बड़े कृषि फार्म हैं जिनके बारे में हमने व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की बात की थी, वैसा स्वरूप है। लिखिए, यहाँ गेहूं की व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की जाती है। यहाँ गेहूं की व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की जाती है। और कौन कौन से राज्यों का क्षेत्र इसमें आता है उसमें नाम लिखिए। इस पेटी के अंतर्गत, इस पेटी के अंतर्गत मिनेसोटा, मिनेसोटा, नॉर्थ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व मोंटाना, मोंटाना आदि राज्य आते हैं, आदि राज्य आते हैं। इससे आगे के एरिया में हम चलेंगे तो जो पश्चिमी भाग है, बहुत बड़ा प्रदेश, ये व्यापारिक पशुपालन का और पशुचारण का प्रदेश है। वैसे इस एरिया में बड़े पैमाने पर सूअर का पालन किया जाता है। दुधारू पशुओं के पालन का तो ये डेयरी पेटी है, लेकिन ये जो पेटी है इसमें जो पशुपालन किया जाता है वो व्यापारिक उद्देश्यों हेतु, जिनमें मांस, चमड़ा, ऊन ये उत्पाद है, उनके लिए किया जाता है। और बड़े पैमाने पर यहाँ सूअर का पालन किया जाता है मांस के लिए। ये एक विशेष इस पेटी की आपको विशेषता देखने को मिलेगी। इस एरिया में हम देखेंगे तो व्योमिंग, उटा है, इडाहो, इधर कोलोराडो, ये कुछ स्टेट हैं जिनमें इस पेटी का आपको विस्तार देखने को मिलता है। वर्षा की मात्रा यहाँ कम रहती है क्योंकि इधर हम 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से इसकी सीमा निर्धारित कर रहे थे, तो इधर वार्षिक वर्षा की मात्रा कम है जो कि फसल उत्पादन हेतु उपयुक्त नहीं है। इसलिए ज्यादातर यहाँ पर पशुचारण और पशुपालन का कार्य ही किया जाता है। तो अगली पेटी लिखिए, व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। लिखिए, यह है गेहूं पेटी के, गेहूं पेटी के पश्चिम में स्थित, पश्चिम में स्थित अर्धशुष्क जलवायु वाला प्रदेश है। अर्धशुष्क जलवायु वाला प्रदेश है जो पशुपालन हेतु जाना जाता है। परंतु फसल उत्पादन की संभावनाएं नहीं मिलती है।
ये इन राज्यों का जो एरिया है, उटा है, व्योमिंग, कोलोराडो, इनमें आपको ऐसी विशेषताएं मिलती हैं। लिखिए, इसके अंतर्गत उटा है, व्योमिंग, कोलोराडो आदि राज्यों का क्षेत्र आता है। आदि राज्यों का क्षेत्र आता है। आगे लिखिए, यहां बड़े पैमाने पर सूअर पालन, बड़े पैमाने पर सूअर पालन किया जाता है। जिसकी मुख्य मंडी ओमा है, वह शिकागो है। सूअर के मांस के हेतु। मुख्य मंडी ओमा है, वह शिकागो है। फिर यहां कैलिफोर्निया प्रदेश में हम चलेंगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में खट्टे फलों की कुछ कृषि की जाती है, जिसको हम भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जानते हैं। लिखिए, भूमध्य सागरीय कृषि। लिखिए, यह है पश्चिम में प्रशांत महासागरीय तट पर कैलिफोर्निया राज्य में की जाती है। जहां भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण फलोद्यान कृषि की जाती है। और दक्षिणी पूर्वी जो तटीय प्रदेश है, उसमें बागवानी कृषि की जाती है। इसमें फ्लोरिडा, अल्बामा, वर्जीनिया, ये राज्य हैं। इन तटीय भागों में आपको ऐसी कृषि देखने को मिलती है। लिखिए, बागवानी कृषि। और लिखिए, यह है यूएसए के दक्षिणी पूर्वी तटीय भागों से लेकर पूर्वी तट के सहारे की जाती है। पूर्वी तट के सहारे की जाती है। जिसके अंतर्गत फ्लोरिडा, अल्बामा,
वर्जीनिया, आदि राज्य आते हैं। आदि राज्य आते हैं। फ्लोरिडा, अल्बामा, वर्जीनिया आदि राज्य आते हैं। तो मोटे तौर पर यूएसए में जो कृषि की जाती है उसमें अलग अलग विद्वानों ने कृषि प्रदेशों की संख्या अलग बताई है, लेकिन मुख्य रूप से हमने 9 कृषि प्रदेश यहां पर देखे हैं। उनमें से भी परीक्षा की दृष्टि से यदि बात की जाए तो 4-5 मुख्य नाम आते हैं, जिसमें एक तो मक्का पेटी, एक कपास पेटी, फिर गेहूं में बसंतकालीन जो पेटी है उसके बारे में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, और पशुपालन का प्रदेश। यानी ये 4-5 नाम है जिनको परीक्षा में पूछा जाता है। कई बार एग्जामिनर इस तरीके का प्रश्न भी कर लेता है कि यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग से दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी तक चलते हुए आने वाली कृषि पेटियों का क्रम बताओ। तो पहले डेयरी कृषि पेटी है, फिर मक्का की पेटी है, फिर मक्का और गेहूं की मिश्रित पेटी, कपास की पेटी है, बागवानी इस दक्षिणी पूर्वी तटीय भागों में फिर बागवानी। हाँ, तो वो मध्य अमेरिका के देश, हम खाली यूएसए की बात कर रहे हैं, इधर होती है बागवानी भी होती है। ये यहां पर है कौन सा, बागवानी वाला। अगर हम पूर्व पश्चिम विस्तार में चलते हुए इन कृषि प्रदेशों को देखें तो पश्चिमी तट पर भूमध्य सागरीय कृषि, उसके बाद में पशुपालन का प्रदेश, फिर आती है शीतकालीन गेहूं की पेटी, और ऊपर बसंतकालीन गेहूं की पेटी, और उसके आगे चलते हैं तब आती है मक्का की पेटी, और उत्तर में है कौन सा, डेयरी कृषि का प्रदेश। कई बार एग्जामिनर आपको मैप में 3-4 जगहों को चिन्हित करके ये भी पूछ लेता है कि चिन्हित स्थानों पर यूएसए की कृषि पेटियों का नाम बताओ कि कौन सी जगह कौन सी कृषि पेटी है। तो इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है, इनमें कौन से राज्य आते हैं ये पूछा जा सकता है, और कुछ पेटियों का सीमांकन जो है कौन सी वर्षा रेखा से हो रहा है, कितने पाला रहित दिनों की संख्या से हो रहा है, ये बातें नॉर्मली आपको परीक्षा में पूछी जाती। ऐसी कुछ कृषि पेटियां हमें 3-4 देशों की और देखनी है। यूएसए की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी में कोई ज्यादा खास डिटेल आपको नहीं देखनी होती है। तो बाकी कृषि पेटियों की जो अलग देशों की है, विभिन्न देशों की है, उनकी कल बात करते हैं।